बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने सितंबर में एहतजाज करने की बात कर दी है और बाहर निकलने का ऐलान करने की बात भी कर दी है। आज कुछ सहाफ़ियों से, कुछ सोशल मीडिया के लोगों से, कुछ जो लोग हैं उनसे मुलाकात हुई उनकी, और उस मुलाकात के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि जी कौम को सितंबर के महीने में एहतजाज करने और बाहर निकलने की कॉल दे दूंगा। यानी उस टाइम पर पता चल जाएगा कि कॉल आखिर आएगी कब। ये मुझे कौम को सड़कों पर निकालने की तरफ ले जा रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इलेक्शन तक मुलतवी किया जाए। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस भी की थी अपने प्रोग्राम के अंदर भी। आजम सवाती साहब थे उनके साथ, और उसके बाद वो प्रोग्राम लगा भी कामरान खान साहब को। उसके अंदर इमरान खान साहब ने बात की, फिर उसको तौसी से तरजीह दी जा रही थी, बेसिकली उसको कंपेयर किया जा रहा था। उसके बाद आज इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इंतखाबात तक इसकी कंटिन्यूएशन जो टिन्योर है उसकी बात कर रहा हूं, मजीद टिन्योर देने की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मैंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की कोई बात नहीं की है, मार्च तक एक्सटेंशन का हामी नहीं हूं। मैं एक्सटेंशन की बात फौरी इंतखाबात से मशरूत करने की बात करता हूं या की है। मैंने कभी नहीं कहा कि फलां को आर्मी चीफ बनाया जाए। मैंने कहा जो मेरिट पर हो वो आर्मी चीफ होना चाहिए। एट द सेम टाइम उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी साहब को मुल्क के अहम ओहदेदारों पर लोगों को तैनात करने की मुखालफत कर ली है। बड़े दिनों से वो मुखालफत कर रहे हैं। इसी बारे में नवाज शरीफ और जरदारी मुल्क के अहम ओहदे के लोगों को मुंतखब नहीं कर सकते, यानी इस काबिल ही नहीं है, सहल ही नहीं है कि वो मुंतखब कर सकें। मैंने कहा कि जो हुकूमत है वो आर्मी चीफ का इंतखाब नहीं कर सकती है। दिस इज़ समथिंग जो कि हम बड़े दिनों से सुनते आ रहे हैं। स्पेशली जलसे जुलूसों के अंदर भी इमरान खान साहब यही फरमाते आ रहे हैं कि ये लोग नाअहल हैं, हुकूमत नाअहल है, हुकूमत करप्ट है, हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान की अवाम की दुश्मन है, और इसलिए वो किसी भी तरीके से अहम तैनातियाँ नहीं कर सकती है। बट आइन और कानून कुछ और कहता है। या तो आइन और कानून को तब्दील कर लिया जाए या फिर इमरान खान साहब की बात को माना नहीं जा सकता। ये दो तरीके हैं। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम इमरान खान साहब किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं मामलात को, ये एक अहम मोड़ के ऊपर मामलात पहुंचते हुए हमें नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज ट्विटर फ्यूड चल रही थी। इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब का शिकवा जवाब शिकवा चल रहा था ट्विटर के ऊपर। अमूमी तौर पर ये जलसे जुलूसों में बात होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ से मेरा सवाल है, क्या तहरीकें इंसाफ के खौफ की वजह से मीडिया पर हमारी जबाबंदी, अहले सहाफत पर तशद्दुद और उनके खिलाफ झूठे मुकदमों का इंदराज टीवी और यूट्यूब पर मुझे और तहरीक इंसाफ को ब्लैकआउट करने और मेरी जो फ्लड रिलीफ टेलीथॉन है उसकी नशियात रोकने जैसी मजमूम कोशिश क्या आप जिम्मेदार हैं क्या? ये सवाल उन्होंने किया। आगे भी और ट्वीट किया। इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर पर ही दे डाला। कहते हैं कि हमारी हुकूमत इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ है, लिहाजा आपके इल्ज़ामात और गलत फहमियों से मुतालिक कोई वक्त नहीं रह गई। बात चंदे की तो उम्मीद है कि आप मौजूदा फंड्स के साथ साथ 2010 के सैलाब मुतासरीन के नाम पर लिए गए चंदे वगैरह कानूनी फॉरेन फंडिंग की एक एक पाई का हिसाब उसी तरह ज़रूर देंगे जिस तरह मैंने और मेरे साथियों ने हमेशा खंदा पेशानी से दिया और अभी तक जो कानून के सामने है वो सर झुकाया हुआ है। ये तमाम पाबंदियाँ और हथकंडे आपके खसाइल हैं, हमारे नहीं। हम सिर्फ कानून और आइन के रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये शिकवा जवाब शिकवा आज ट्विटर के ऊपर चल रहा था, जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि अब ये दोनों लीडरान जो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे, अब वो ट्विटर के ऊपर कम अज़ कम डायरेक्ट हो गए। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर हाथ मिलाने को भी तैयार हो जाए। वो कहते हैं पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, और उसी चक्कर में शायद हम लोगों के मामलात भी सॉल्व होना शुरू हो जाए। इसी हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत और सैलाब ज़दगान के जो फ्लड रिलीफ के मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस जो चंदे जमा कर रही हैं, डोनेशंस ले रही हैं, जो पाकिस्तानी और बैरून मुल्क से आ रही हैं, उनके ऊपर भी सियासत करना क्या सही है या नहीं है। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू। मज़हर अब्बास साहब, वेरी सीनियर एनालिस्ट एंड अ सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे गालिबन। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लेफ्टिनेंट कर्नल आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और ऑब्वियसली सियासत के ऊपर भी गहरी नज़र रखते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। इमरान खान साहब ने सवाल किया, शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दे दिया, और उस जवाब के अंदर एक दूसरे के ऊपर और सवाल के अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात के अलावा
पाकिस्तानी अवाम इस टाइम पर जो सैलाब ज़दगान हैं उनके सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं। सैलाब ज़दगान की तरफ से अभी यही सवाल किया जा रहा है कि हम इधर बैठे हैं और कई हफ्तों से बैठे हैं और हम लोगों के मामलात को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। वी आर अनएबल टू गो बैक टू आवर हाउसेज, अपने घरों को वापस लौटना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में सैलाब ज़दगान के नाम के ऊपर, चाहे वो चंदा जमा करने पे, डोनेशन जमा करने पे या फिर हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर सियासत करना क्या दुरुस्त है? देखिए, आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, सैलाब ज़दगान बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुकूमत के लिए और हम सब के लिए, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो सितंबर के अंदर फिर मार्च करना चाहते हैं इस्लामाबाद की, यानी खान साहब ने तो अपना एक भी जलसा शायद मुखर नहीं किया। यानी वो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी जरूर करते हैं, लेकिन खुद इमरान खान साहब ने इस मौके पे एक कदम आगे नहीं बढ़ाया कि वो ये कहते कि ठीक है, इस वक्त टॉप प्रायोरिटी हमारी सैलाब ज़दगान की मदद है, उनकी बहाली है और उसके लिए हम मिलजुल कर सब किरदार अदा करें। तो मेरे ख्याल में सियासत की नज़र किया जा रहा है उन बेचारे पानी में डूबे हुए उन पाकिस्तानियों को जो अपना घर बार सब कुछ बेचारे खो बैठे हैं, और उनकी मदद करने की बजाय पाकिस्तान के अंदर सियासत हो रही है। आप जरा गौर कीजिए कि इस वक्त भी इमरान खान साहब कल भी जो कुछ कहा, मुल्क के अंदर एक अहम तैनाती के हवाले से, आज की तरदीद की, अगरचे वो तरदीद भी ऐसी आधी तरदीद है और आधी तस्दीक है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि वो सितंबर के अंदर अपनी फाइनल कॉल देने वाले हैं। गोया वो जब उससे पहले भी माजी में कहा गया था कि आप कुछ अरसे के लिए सियासत या जलसे खत्म कर दें, तो उन्होंने कहा था मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं जिहाद कर रहा हूँ। जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए तो वहाँ पे लोग बेचारे फिर महरूमियों का शिकार होते हैं, और मेरे ख्याल में हुकूमतों के ऊपर भी जिम्मेदारी है और सियासतदानों के ऊपर भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी को पूरी करने को तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब, मसला ये है कि ये जिम्मेदारी को पूरी करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक इसका जरा कुछ पॉजिटिव पहलू भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी तरीके से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं हूँ शहबाज शरीफ साहब से। ट्विटर के ऊपर उन्होंने सवाल कर दिया, उसका जवाब भी आ गया शहबाज शरीफ साहब से। अब हो सकता है ये कन्वर्सेशन आगे बढ़े, हो सकता है यही फुल स्टॉप लग जाए, हो सकता है फिर से जल्द से जुलूसों में मामला चले जाएं। लेकिन ये क्या एक रे ऑफ होप हो सकती है कि शायद हमारे सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ ही सही बात करने को तैयार होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका, बहुत शुक्रिया। आप देखें कि जब पीटीआई ने या इमरान खान साहब ने 22 साल से एक बयानिया बनाया है कि इन लोगों ने मुल्क की दौलत लूटी है, शहबाज शरीफ के बारे में, जरदारी के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में जब वो कहते रहे, और इसी बयानिए की वजह से आवाम उनके पीछे आई कि शायद इस मुल्क के अंदर तब्दीली आ जाए, तो अब उससे बैकफुट पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर ये उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाएंगे तो इनका बयानिया ख़त्म हो जाएगा। लोग तो पूछेंगे ना कि आप तो करप्शन ख़त्म करने आए थे, आप करप्ट लोगों को जेलों में डालने के लिए आए थे, तो ये आपने क्या किया? लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, ये तो वो रॉबिन जो अमेरिका से आई है, जो किसी ज़माने में अमेरिका की डिप्लोमेट थी पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ बैठने पर भी यही सवाल पैदा हो रहा है। पहले तो तरदीद करते रहे ना, अब तो तस्दीक आ गई है पीटीआई की तरफ से भी। बात यह है कि वो चॉइस है ना, इमरान खान साहब सोचेंगे अगर उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह सियासत करनी है और जो सियासतदानों के साथ मामला चल रहा है, आप देख लें कि इनका जो स्टांस लिया हुआ है पीटीआई ने या इमरान खान ने, उसकी वजह से आप उनकी पॉपुलैरिटी देख लें। अगर आप 10 अप्रैल से पीछे चली जाएं तो आपने देखा था कि ज़मीनी इंतखाबात भी हार रहे थे। मैंने खुद इंटरव्यूज़ किए थे, वॉक्स पॉप किए थे, उसमें लोग कहते थे कि हमने इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन अब हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे, उसने गवर्नेंस प्रॉब्लम है, उस्मान बुज़दार का बहुत मसला था, महंगाई का मसला था। लेकिन उसके बाद जब साजिश के तहत हुकूमत ख़त्म हुई है उनकी, उसके बाद आप देख लें कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। कोशिश होती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन डर होता है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि कोई नारकी ना फैल जाए, उनको -1 करने की बात होती है। फिर देखते हैं गुजरांवाला का आपने जलसा देखा, तो लोग पाकिस्तान के बेवकूफ़ नहीं। एक तरफ 3 करोड़ सैलाब ज़दगान है, हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए, हम कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 20 करोड़ आवाम भी तो है ना, वो जिस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये और उसका बिल 25,000 आ रहा है, वो किस तरह गुजारा करेगा? तो सियासत को आप माइनस नहीं कर सकते, सियासत हर वक्त हो सकती है। सैलाब हो या ना हो, सियासत तो चलती रहेगी, इसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है कल साहब, एक बड़ी बात वाज़े तौर पर हम लोगों के सामने आ रही है, और वो ये है कि बारहा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गोलमोल करके बात कर दी जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर दी जाती है, कभी ओवरली कभी कोवर्टली कुछ पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कर्नल आबिद साहब, डू यू थिंक
कि इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि देखिए आप एटलीस्ट कोई एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही है, लेकिन इंतखाबात तक इसी टेन्योर को आगे बढ़ा ले, इसी टेन्योर को थोड़ा सा तूल दे दे, ये मुनासिब किस्म का जो है डिमांड है या नहीं? देखिए, मैं एक बात कर रहे थे, मैं जी कहूँगा कि देखिए जो पॉलिटिक्स है ना, इस पे नैरेटिविटी नहीं होती। पॉलिटिक्स के अंदर प्लान्स होते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर गोल्स होते हैं, मैनिफेस्टोज होते हैं। और जैसे वो कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आप जब कोई चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, जिस मैनिफेस्टो के ऊपर, जिस प्लान के ऊपर आप आते हैं, पॉलिटिकल प्लान के ऊपर, फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप लोगों को ये लगे कि आप उसको अडेयर नहीं कर रहे। तो दूसरी बात आपने की है कि ये जो उन्होंने कल कहा है आर्मी चीफ के बारे में, देखें जो सब जानते हैं कि जो आर्मी चीफ का प्रोसीजर है, उनकी जो पूरा एक प्रोसीजर है सिलेक्शन का, वो बहुत वेल डिफाइंड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइंड है और वो प्रोसीजरली भी डिफाइंड है। सो उसके ऊपर अगर हम बार बार उसको एक इशू बना लेंगे और उसको फिर हम पॉलिटिकली डिस्कस करेंगे, फिर हम उस पर ज़ाहिर एक डिबेट होगी, तो वो आई थिंक वो ना तो मुल्क के लिए अच्छी है, ना इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छी है, ना इस वक्त जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है डिसहार्मनी का, उसके लिए वो मजीद उसके अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। क्योंकि आई थिंक ये जो टाइम, जैसे नसरुल्लाह साहब भी कह रहे थे, अब ये टाइम है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ये देखने का कि अब आपने रियासत और सियासत को, बिकॉज हम जहाँ पे हैं, कोई तकरीबन आज तो एस्टिमेट है कि जो डैमेजेस हैं वो 40 बिलियन से ज़्यादा शायद एक्सीड कर रहे हैं, और जो उसकी डिटेल सारे मीडिया पे आ रही है, सारी चीज़ों की डिटेल आ रही है। तो आई थिंक अब दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट, जो है वो एक रिकंसिलिएशन या एटलीस्ट जो डिस्कोर्स है पॉलिटिकल, उसकी करेक्शन की जरूरत है। ठीक, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स की करेक्शन इस टाइम पर मुझे तो कर्नल साहब मुश्किल ही लगती है। आपसे पूछूंगी कि क्या है मुश्किल है, आसान है, एंड व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम सियासत के अंदर ये वाला जो डिमांड सामने आ गई है इमरान खान साहब की, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जी इलेक्शंस तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहें। इन्हीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में तारीफें भी होती रहीं और बहुत सारी और बातें भी होती रहीं इमरान खान साहब की तरफ से। क्या ये कंटिन्यूड रहेगा या नहीं, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले इमरान खान साहब के कुछ जो बयानात हैं आज के सामने आए, उनकी मुलाकात से कल के उनके प्रोग्राम के अंदर जो बयानात है वो सारे सामने आए, उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन यहाँ हुकूमत ने भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल की है कि वो रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लंबी चौड़ी फौज जफर मौज जो काबीना थी उसके ऊपर बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। लेकिन अब ये है कि आज भी तकरीबन 8 के करीब लोगों को ऐड कर लिया गया है काबीना में। और मलिक साहब ब्रेक पे आप कुछ फरमा रहे थे कि काबीना के एडिशन से क्या होगा, मतलब व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? देखिए, मैं एक दो चीजें बड़ी क्विकली कह दूं आपसे। अभी बात हो रही थी खान साहब के 22 साल 26 साल बयानिया की, कि उन्होंने 26 साल से एक बयानिया लिया कि इस मुल्क के अंदर वो शरीफ फैमिली और पीपल्स पार्टी को उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये करप्ट माफिया है। मेरे ख्याल में ये हमें तमाम सहाफ़ियों को भी और पाकिस्तान की आवाम को भी थोड़ी सी तरमीम कर लेनी चाहिए। इसको अगर आप 10-11 साल पे ले आएं तो मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊँ। क्यों? इसलिए कि 2008 में मियां नवाज शरीफ के साथ इमरान खान साहब बैठे थे, वो उन्हीं के साथी थे, उन्हीं के साथ मिल के तहरीक चला रहे थे और उन्हीं के साथ मिल के और उन्हीं की लीडरशिप में मॉडल टाउन के ये इजलासों में शिरकत किया करते थे। और उससे पहले ये मियां नवाज शरीफ साहब को इस पाकिस्तान के अंदर तामीर और तरक्की का एक अहम किरदार कहा करते थे। अगर आपको पुराने इंटरव्यूज मिल जाएं, जब वो बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ बोल रहे होते थे तो तब वो कह रहे होते थे कि मियां नवाज शरीफ ने अगर ये मंसूबे बड़े बड़े ना किए होते तो पाकिस्तान में कुछ होना नहीं था। ये आप यानी ऑन द रिकॉर्ड चीजें मौजूद है। सही। फिर 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से नमल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करवाया गया। तख्ती आपको आज भी नजर आ सकती है। यूसुफ पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ मिलाते थे, उनके पास भी जाते थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब 2011 में 2010 में इमरान खान साहब के जलसे निकाल के देख लें, 200-300 लोग बैठे होते थे।
2011 में जब उनको एक आशीर्वाद भी मिली, सपोर्ट भी मिली, लोग भी मिले और उनको एक भरपूर तरीके से लॉन्च किया गया, तो उसके बाद का सफर शुरू होता है जो 2022 आज तक है। इस लॉन्चिंग में खान साहब को एक बयानिया दिया गया कि हमने दो पार्टियों को खत्म करना है, एक पीपल्स पार्टी को, एक नून लीग को। मैं ये नहीं कहता कि नून लीग की कोई कोताहियां नहीं होंगी, कमजोरियां नहीं होंगी, पीपल्स पार्टी की कोई कोताहियां नहीं होंगी, कोई करप्शन के केसेस नहीं होंगे, लेकिन इस सबसे कतई नजर एक बयानिया दिया गया कि इन दो सियासी जमातों को कर्टुसाइज करना है और खान साहब को इस मुल्क का एक निजात दहिंदा बनाकर पेश करना है। और उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर बने। चलिए, और खान साहब की पॉपुलैरिटी को आज भी अच्छा, मुझे मेरे सवाल का जवाब भी दे देना मलिक तो साहब। ये पॉपुलैरिटी, मुझे ये भी बता दें, ये जो ये मैं काबीना खुद करवा बढ़वाई- देता हूं, तो ये पॉपुलैरिटी भी ऐसी नहीं है अनिका कि जिसकी बुनियाद पर आप कहें कि ये जो एक अजीब और गरीब माहौल बनाया गया, इतनी पॉपुलैरिटी है। आज इलेक्शन करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि पॉपुलैरिटी वोट में जब कन्वर्ट होगी तो कितनी सीटें खान साहब तो कह रहे हैं अभी पंजाब इंतखाबात के करा ले, इलेक्शन में हुकूमत नहीं मान रही। असेंबली इलेक्शन में देखिए ना क्या हुआ था। मैं गुजारिश 17 सीटें तो उन्होंने ले ली मैं गुजारिश जी। 17 सीटों का अगर मैं आपके पास प्रोग्राम होता है ना, मैं आपको एक एक सीट पे तजिया करके देता हूं। अच्छा, यदि अगर पॉपुलैरिटी थी तो खुशाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के मौजूदा उम्मीदवार ने जो लौटा हो गया पीटीआई से, और मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार ने 1 लाख से ज्यादा वोट लिए और ये 60,000 वोट लेके जीते हुए। देखिए, अगर पॉपुलैरिटी थी तो 1 लाख से ऊपर ये चले जाते ना। ठीक है। इसलिए उन सीटों के बारे में मैं पंजाब की एक एक सीट में आपको तजिया कर सकता हूँ। चले वो फिर कभी सही। अभी जो बात की आपने वुजरा के हवाले से, देखिए मेरा मौकफ ये है कि ये वुजरा ठीक है, तनकीद करते हैं हम सियासतदानों के ऊपर, वुजरा ये मशीन रखने से क्या मुल्क डूब जाते हैं? मुल्क डूबते हैं आपकी नाकस पॉलिसियों की वजह से, मुल्क डूबते हैं मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी की वजह से, मुल्क डूबते हैं आपके मुल्क के अंदर कानून का निफाज न होने की वजह से, मुल्क डूबते हैं आपको मैशत के हवाले से नाकस फैसले करने की वजह से, मुल्क डूबते हैं कि एक मुल्क एक हुकूमत होती है, कुछ मनसूबों का आगाज करती है, दूसरी हुकूमत आती है, उसको तबाह बर्बाद कर मलिक देती है। साहब, इन मुशीरों वजीरों से मुल्क मुल्क बच डूबते भी तो हैं। नहीं जाते, मेरे- या तो बच जाते हो मेरी गुजारिश सुने, देखिए आप मुझे बताइए 10-12 बंदे, ये 6 बंदे इजाफी पीटीआई रख ले या पीएमएलएन रख ले या पीपल्स पार्टी रख ले, 10-12-15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए उनके ऊपर खर्च आ जाएंगे, ये मुल्क की इकानमी को धक्का पहुंचाते हैं। इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से हमने सियासत को गाली दी है वैसे और हमने मलिक साहब, सियासतदान को हमेशा बात कटार में आपकी खड़ा दुरुस्त किया। है। मेरी गुजारिश सुनिए अगर सिर्फ 15 लाख तक मेरी बात amount सुनिए हो। एक सेकंड के लिए, जी। एक सेकंड के लिए एक बंदा 5 लाख के हल्के में वोट लेके आता है, एमएलए बनता है, आप उसे अपने हल्के के अंदर एक ऑफिस देने को तैयार नहीं है, आप उसको एक उसका सेक्रेटरी देने को तैयार नहीं है, आप उसको एक गाड़ी देने को तैयार नहीं है, आप उसको मोबाइल टेलीफोन कार्ड देने को तैयार नहीं है। वो पैसे खर्च करके आएगा, अपनी तरफ से पैसे लगाएगा, इलेक्शन में लड़ेगा, और आपने फिर इलेक्शन बना दिया सरमायादारों का। जब आपने सियासत को उस तरीके से नहीं लिया जैसे आपके हमसाया मुल्क में लिया जाता है, जब बाहर दूसरे मलिक मुल्कों में साहब, लिया जाता मलिक है, साहब, आपको स्टाफ मिलता है। ये जो मेरी गुजारिश, एक मलिक बात साहब, मेरी। मेरे पास टाइम कम है, लेकिन आपने जो बात की है ये पूरे सिस्टम को सही करने की, उस बात पे तो बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि 10-15 लाख रुपए ही होते तो बात अलग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामला इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। नसीम सिद्दीकी साहब, ये बात बड़ी अब क्लियरली और बड़ी अया हो गई है कि ये दोनों ही अतराफ के अंदर ये फीलिंग पाई जाती है कि किसी भी तरीके से इंतखाब होगा तो उसके बाद अगर हम हार गए तो हमने धांधली का शोर करना ही करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी, हुकूमत भी करेगी, क्योंकि अदालत के फैसलों के ऊपर एक इनडायरेक्ट तनकीद पीएमएलएन की तरफ से भी आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इदारों के ऊपर बार बार तनकीद किए चले जा रही है। तो इंतखाबात हो भी जाएं तो ये डायलेमा खत्म हो जाएगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई है। देखिए, ये इसमें सबसे बड़ा जो निकम्मापन है ना वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बाय द वे, मेरे सोर्स ने मुझे बता दिया कि धांधली नहीं होने देंगे इस बार। हाँ, धांधली नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? हाँ। धांधली का शोर मचता है और आप देखें कि फैसलों में वो 5-5, 10-10 साल लगा देते हैं। तो ये इनको जल्दी करने चाहिए फैसले। दूसरी जो बात हो रही थी कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की, आप देखें कि जब उन्होंने 26 साल पहले अपना शुरू किया था तो उन्होंने इसी बयानिए पे शुरू किया था। उस वक्त नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन वो यही कहते थे कि मुल्क से करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, और इस मुल्क में करप्शन हो रही है। आप देख लें जितने भी सर्वेज आते हैं पाकिस्तान किस नंबर पे है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सब में टाइम के हुआ। सर्वे। बिल्कुल 2011 के जलसे को कहा जाता है कि किसी ने जलसा करवाया था, ये कहने वाली बात है। लोगों में जब शऊर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ, यंग जनरेशन आई, तो आप देख लें कि आज उनके कौन जलसे करवा रहा है। आज तो कोई मौजूद नहीं है ना कि जो उनके जलसे करा रहा है। आवाम खुद से निकल के बीच में आ रही है। अच्छा बेच रहे हैं ना, मजहबी चूरन भी, अमेरिका का चूरन भी। क्या चीज़ कह रहे हैं चूरन अच्छा बेच रहे हैं।
नहीं, बात आगे ये है कि चूरन अच्छा बेचा बात जा ये कि रहा है। चूरन तो सब नहीं बेचा ना, चूरन बेचा भी है और चूरन खा के भाग भी खा- गए। खिला चूरन तो खिला के हम नहीं, अवाम का वो पेट क्या खराब कम कर दिया सबने। वो क्या कम चूरन था कि मैं जरदारी साहब का पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, स्विट्जरलैंड सही। के बैंकों से पैसे लाऊंगा। और इसी तरह जरदारी साहब जो नवाज शरीफ के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, चूरन तो सियासत में हर कोई बेचता है, बल्कि सहाफत में भी आजकल बहुत ज़्यादा चूरन बेचा जा रहा है। तो बात यह है कि हमें हकीकत को मानना चाहिए। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, अगर नहीं है इस वक्त सिद्दीकी तो करवा दें साहब- इलेक्शन, सिद्दीकी साहब, तो आप इलेक्शन पाकिस्तान करवा की दें इस तारीख वक्त। से वाकिफ हैं। जिस तरीके से एक पार्टी को कार्नर करने के लिए एक मजहबी गिरोह को कहा गया, जूते मारे गए, गोलियां चलवाई गई, उनके मुंह पे स्याही फेंकी गई, ये मजहबी चूरन बेच के हमने चले, इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं, ये तो आपने हमेशा ये तो हमेशा से ही मुझे होता है जरा ना। कर्नल साहब भुट्टो की तरफ साहब भी जाने दो। भुट्टो साहब का अगर दौर था तो वहाँ पे 9 सितारे आ गए, बेनज़ीर का दौर था तो वहाँ पे IGI आ गई। ये तो हर दौर में होता रहा है। लेकिन इस तरह की मुझे पॉपुलैरिटी बताए कि एक शख्स लाहौर में जलसा कर रहा है और पूरे पाकिस्तान में उसका जलसा देखा जा रहा है, और अगर अच्छा, आप लोग पॉपुलैरिटी ना से अभी- लोग खाइफ है आप तो ये लोग- हुकूमत इलेक्शन करवा दे, दूध का दूध पानी का आप पानी हो लोग जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात कर रहे हैं। कर्नल साहब की तरफ जरा मुझे जाने दें। कर्नल साहब, आपको समझ आ रही है इशारा किस तरफ किया जा रहा है? दोनों अतराफ से। और मसला ये है कि कोई भी सियासी तौर पर नाकाम होगा तो इशारा एक ही तरफ कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली फंसेंगे वही जिनकी तरफ इशारा किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में सेफ तरीका क्या है इंतखाबात तक लेकर जाने का भी? इमरान खान साहब की जो डिमांड सामने आई है उसको सामने रखने का या उसको रिजेक्ट करने का? व्हाट इज द सेफेस्ट पॉसिबल वे? जी देखिए, सेफेस्ट पॉसिबल वे तो सबसे पहले ये है कि देखिए, आपने सबसे पहले तो जो एक क्राइसिस इन हैंड है, इसकी लोगों को अवेयरनेस, आई थिंक, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है जी, लेकिन द क्राइसिस इज बहुत, इसका मल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर हम सिर्फ ये, मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करते रहेंगे और उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो किताब भी एक मशहूर के वाई नेशन फेल, जिसका थीसिस ये है कि जब इंस्टीट्यूशंस नहीं रहते या इंस्टीट्यूशंस कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो फिर नेशंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमने देखा, देखिए, जिस अरब स्प्रिंग में भी देखा कि जिन कंट्रीज के अंदर इवन गवर्नमेंट्स खत्म हो गई थी लेकिन उनकी स्टेट और उनके इंस्टीट्यूशन काम कर रहे थे, तो वहाँ पे स्टेट काम कर रही थी। और अभी भी वही 3 कंट्रीज जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं, बाकी 4 कंट्रीज जो हैं उनकी बुरी हालत है। तो हम अगर इस सारे मतलब इससे कता नजर कि क्या हमारा पॉलिटिकल जो है जी बयानिया है या क्या हम पॉलिटिकल डिवाइड के किस तरफ हैं, अगर हम ये इसी चीजों को ये करते रहेंगे जी तो ये बहुत बड़ा ये इशू, मतलब सियासत तो फिर पीछे रह जाएगी और फिर रियासत के जो है ना वो उसको अच्छा, वैसे कर्नल साहब यही इल्जाम अभी PMLN जो है वो PTI पे इमरान खान साहब पे लगा रही है कि ये तो रियासत मुखालिफ बयानिया हो गया है। यही बात किसी ज़माने में PTI स्पेशली 2013 के इंतखाबात, 2018 की जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो PTI PMLN पर लगाया करती थी। ये रियासत मुखालिफ बयानिया तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं टाइम की सूटेबिलिटी के साथ नजर आता रहता है। ये सियासत का हमारा क्या, ये भी एक चूरन हो गया जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे चूरन बेचा जा रहा है? अच्छा, ये देखें, अब वो पॉलिटिकल मेजोरिटी, जैसे आप पहले बात करी थी कि वो जो स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिए जा रहे हैं दोनों तरफ से और एक पॉलिटिकल मेजोरिटी है, वो तो शायद आने में टाइम लगेगा, लेकिन पहले तो शायद ये चल सकता था जी। पहले तो ये वाले हालात नहीं थे जो अब थे। अब तो हालात उस स्टेज पे चले गए कि अब आई थिंक ये कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। अब इसको देखना पड़ेगा और अब इसको सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो नेशनल सिक्योरिटी, कंट्री का सर्वाइवल, आपका इकोनॉमिक सर्वाइवल, 3 करोड़ लोग जो बाहर बैठे, देखें अभी भी रेस्क्यू, मैं तो समझता हूँ फ्लड के अंदर रेस्क्यू अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने उनको पानी से निकाल के 1 के 10 फुट के एरिया में रख दिया है, बट व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या होगा और क्या? चलिए कर्नल साहब, I'll have to go towards a break, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ब्रेक के बाद हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के अवाम क्या पैरेलल चल रहे हैं या 2 मुख्तलिफ सिमत में चल रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस बात से हमने लास्ट सेगमेंट का इख्तिताम किया था कि जी अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, और इम्तिहान के अंदर जब कोई पढ़ता है तो फिर अवाम ही पढ़ती है। अभी महंगाई है,
इस टाइम पे शदीद महंगाई है, इस कदर महंगाई है कि एक आम आदमी के घर का खर्चा डबल ट्रिपल हो चुका है। और यही वो वादा था जो ये हुकूमत करके आई थी कि हमने महंगाई ख़त्म करनी है। अब यही बात इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने लगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम के मफाद। हमेशा जब भी कोई एहतजाज का आगाज़ करता है तो ज़्यादातर यही बात करता है, हम अवाम के लिए आ रहे हैं, महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं। जब हुकूमत में आते हैं महंगाई बढ़ती ही है, कभी कम होते हुए तो मुश्किल ही देखी है। मलिक साहब, अब खान साहब जो महंगाई की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे इकॉनमी स्टेबल थी, क्या ये भी वही वादा है जो ये हुकूमत करके आई थी? वैसा ही कुछ वादा है, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए? देखिए, पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करना, पाकिस्तान की सियासी जमातों को जो मौजूदा बिहेवियर है, जो आज तक की हम बात करते हैं, कल का मुझे नहीं पता, इसकी बुनियाद पर तो ये कभी हल नहीं हो सकते। जब तक आपका रेवेन्यू बेहतर नहीं होगा, जब तक आपके टैक्सेस की वसूली बेहतर नहीं होगी, इस मुल्क के पास, रियासत के पास पैसे नहीं होंगे, इस मुल्क को कभी आप इस क्राइसिस से बाहर नहीं निकाल सकते। और वो ये सियासी हुकूमतें बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं बताऊं आपको, ये बुरे तरीके से नाकाम कर सकता है फिर? उसकी वजह आपको थोड़ी सी मैं आपसे अर्ज करूं, आपको पंजाब में याद होगा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन थी एक, वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। उसको पीटीआई फंडिंग किया करती थी कि जाए हॉस्पिटल बंद कर दें, जाए इमरजेंसीज बंद कर दें, और हुकूमत को सरेंडर करना पड़ता था। वही वाईडीए जब पेशावर में गई, उसने जाके केपीके को जो है मुसीबत में डाल दिया। मसला ये है, हमारे आज तो हुकूमत, आपको याद होगा एलएनजी पे शायद खान अब्बासी जो वायदा करके आए थे, हुकूमत आते ही सिर्फ उनको जेल भेजने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया और उनको जेल भेज दिया गया। और उसके बाद आपको एलएनजी नहीं मिली। कोई है पूछने वाला, उनसे पूछे कि भाई साहब आपने एलएनजी जो एक सस्ता मुआहदा कैंसिल करके दोबारा एलएनजी लेने की आपको नहीं मिली, उसकी वजह से मुल्क के अंदर एक बड़ा क्राइसिस आ गया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर फैसला सियासत की नजर कर दिया जाता है। कोई रिफॉर्म्स आज तक एफबीआर की नहीं हो सकी, कोई टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है उसको बेहतर करने के फैसले नहीं हो सके। इस मुल्क की इकानमी में 15,000 अरब रुपए की गुंजाइश है टैक्स इकट्ठा करने की। ये स्मगलिंग की नजर हो जाता है, ये पैसा करप्शन की नजर होता है, ये फ्रॉड की नजर होता है। और मैं बड़ी माजरत के साथ कई हमारे दोस्त, हमारे बरखुरदार झंडे लेके करप्शन के खिलाफ नारे लगाते हैं, कहते हैं इस मुल्क से करप्शन खत्म करके दम लेंगे। उन्हीं के वालिद इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं और अपना घर फेज 5 में बनाया होता है पैसा लूट के। ये जो दौरा मैयार हमारी सोसाइटी का, इसने आपको तबाह बर्बाद बता दें, किया। आप कह रहे हैं कि सियासतदान, कोई सियासी होता है। जमात ये मसले सॉल्व नहीं कर सकती, फिर किसने मसले सॉल्व करने? कौन आएगा? कोई आसमान से उतरने से थोड़ा? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जब आप कंप्रोमाइज करेंगे वोट लेने के लिए, जब आप देखिए ताजरों के हवाले से मियां नवाज शरीफ इस जमाने में फैसला करना चाहते थे हमें हर हाल में टैक्स लेना है। नवाज शरीफ को बताया गया ये ताजर आपके वोटर्स हैं, ये छोड़ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब 2 कदम पीछे हट गए। इमरान खान साहब स्टेप लेना चाहते थे, उनको बताया कि हजूर ये ताजर हमारे साथ हैं, ये छोड़ जाएंगे। इमरान खान साहब पीछे हट गए। मुझे एक बात बताइए, क्यों ताजर ताज होता है? हर हुकूमत आती है, ताजर ताज उधर शामिल हो जाता है। मसला ये है कि जब आप इस कंप्रोमाइज करेंगे, आपकी इकानमी बेहतर नहीं हो सकती, ना गुर्बत कम हो सकती है, ना महंगाई कंट्रोल हो सकती है। गॉट योर पॉइंट। अच्छा नसीम से देखिए, जब मसला अब यही है कि टैक्स कलेक्शन हो या कोई भी, जिसकी तरफ अभी नसरुल्लाह मलिक साहब ने इशारा भी किया, तो प्रॉब्लम इज कि अगर एक हुकूमत वही सारी चीजें डिसाइड करती है कि हम लोगों ने ये करना है, तो वो वाली हुकूमत या वो वाली जमात जो पहले हुकूमत में होती है वो तनकीद का निशाना बनाने लग जाती है। जब PMLN स्टेप्स उठा रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब पाकिस्तान स्टेप्स उठा रही थी तो PMLN और बाकी जमातें तनकीद का निशाना बनाती रही। कोई हमारी एक सर्टन पॉलिसी नहीं हो सकती जो नेशनल पॉलिसी हो कि ये वाले काम तो हमने करने हैं, सियासत इससे आगे का काम है, यानी ये रेड लाइंस है, इसके बीच में सियासत नहीं आ सकती। हम तो सारी पुरानी रेड लाइंस भी अबूर करते हुए देख रहे हैं सबको। अनिका, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखें, सबको सोचना पड़ेगा, सबको मिलजुल के कि पाकिस्तान फर्स्ट। जब तक पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक ये मामलात हल नहीं हो सकते। किसी को फिक्र नहीं होती, लोग अपनी अना के अंदर फंसे हुए होते हैं, मुल्क को नुकसान हो रहा था। मलिक साहब ने बिल्कुल सही बात की है। ये सब लोग जो है ये माफियाज और कार्टेल बने हुए हैं, आप इनसे लड़ नहीं सकते, आपने वोट लेने होते हैं। आप छोड़ें, आप अपनी कुर्सी को छोड़ें। मैं आपको बरतानिया की मिसाल देता हूँ। डेविड कैमरॉन बहुत मजबूत कंजर्वेटिव के 2/3
मेजोरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर थे। वहाँ पे ब्रेग्जिट हुआ, ब्रेग्जिट में उन्होंने सपोर्ट किया कि हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो उनके खिलाफ था। उनसे किसी ने मुतालबा नहीं किया कि आप जो है वो इस्तीफ़ा दे दें या छोड़ जाएं, लेकिन वो दूसरे दिन टीवी पे आए, उन्होंने कहा कि मैं अपनी आवाम की पल्स को नहीं समझ सका, लिहाजा मैं रिज़ाइन करता हूँ। तो पाकिस्तान में इस चीज़ को समझना पड़ेगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो अमीर के लिए एक अलग कानून है, गरीब के लिए एक अलग कानून है। पिछले दिनों कोट लखपत जेल में एक मुजरिम था सज़ा याफ्ता, उसने हॉस्पिटल जाने की दरख्वास्त दी हुई थी। जब उसकी दरख्वास्त कबूल हुई उस वक्त तो उसकी डेथ हो चुकी थी, और जो अमीर हैं वो बाहर इलाज कराने जेल से भी डायरेक्ट चले जाते हैं। तो जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, आप देखें कि इस मुल्क में करप्शन आती है कि अरबों रुपए की हो रही है, सज़ा किसको मिलती है? जिसने रोटी चोरी कर ली, जिसने कोई बिल चोरी कर लिया, किसी ने साइकिल चोरी कर ली, उनको पकड़ के आप पेंटी भी लगाते हैं और उनको सज़ाएं भी देते हैं। लेकिन बड़े बड़े मुजरिम कहाँ हैं? जब तक इस मुल्क के अंदर सज़ा और जजा का मामला नहीं आएगा तब तक ये मामला ठीक होने वाले नहीं है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने सजा जजा का ये देखिए, इदारे मजबूत हो, अदलिया का काम है, अदलिया को चाहिए, इदारों को सियासत की नजर कर करके सारे कमजोर कर देते हैं। वो बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। उसका नतीजा यही निकलता। आप अपने हमसाय मुल्क में देख लें कि वहाँ पे इदारे कितने मजबूत हैं। एंटी करप्शन का एक ऑफिसर आके उनके वजीर आला को भी गिरफ्तार कर लेता है, उनको सजा भी हो जाती है, वो जेल भी काटते हैं। हमारे यहाँ पे तो सब जमानतें करा के बड़े बड़े वकील रख के बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा कर्नल साहब, अब सितंबर में आप क्या देख रहे हैं? सितंबर में जो भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं खान साहब, उसके बाद क्या देख रहे हैं आप? हाउ विल थिंग्स अनफोल्ड? उससे पहले मैं जी जो नसीम साहब बात कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखें, हमारे देखना ये है जो सारे जो इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, जो हमारे अंदर एक हमें जो एक हिजान नजर आ रहा है विद इन दिस सोसाइटी। देखें, हमारा इशू सबसे बड़ा गवर्नेंस का है, और गवर्नेंस जो है वो रूट्स पे होती है, वो ऊपर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए फ्लड आया 1978 में, जब उससे 77 में फ्लड आया था तो एक फेडरल फ्लड कमीशन बनाया गया था, जिसका काम यही था कि उसने पूरे पाकिस्तान का जो है वो क्रिटिकल सर्वे करना है, बहुत सारी जगहों का, चीज़ों का, उन ड्राई बेड्स का, एम्बैंकमेंट्स का, इन सारी चीज़ों का, और उसके बाद उसने इंश्योर करना है कि आइंदा ये ना। इंडिया ने भी ऐसा ही एक फ्लड कमीशन बनाया, लेकिन अब आप देखें तो हमें उसके लिए एक और बहुत सारे इदारे बनाने पड़े। तो आई थिंक ये जो हम अभी डुप्लीकेशंस कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जो इशू है वो गवर्नेंस का है। पॉलिटिक्स में फर्क कब आएगा? जब ग्रास रूट पे पॉलिटिक्स जाएगी, जब लोकल गवर्नमेंट स्टेब्लिश होंगी, और जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी ड्यूटी होगी सिर्फ लॉ बनाने की। अब ये कैसे होगा? ये उस वक्त होगा जब लोगों में अवेयरनेस होगी, जो ट्विटर पे बैठ के हम सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज का जो फ्यूड्स है या जो बाब्स है वो एक्सचेंज करते हैं, इसके बजाय जब ये अवेयरनेस होगी कि हमने एक्चुअली पॉलिटिक्स को रेक्टिफाई करना है, और रेक्टिफाई करने के लिए आई थिंक हमें उस पर जाना पड़ेगा। इकोनॉमी की जैसे मलिक साहब ने बात की, देखें इकोनॉमी भी जो है हम सिर्फ और सिर्फ फिस्कल पॉलिसीज को देखते हैं, हम नेशन की फिस्कल पॉलिसीज को देखते हैं, हम IMF पे डिपेंडेंट होते हैं। हम कभी भी लोकल पॉलिटिकल इकोनॉमी को जो नेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है उससे लिंक नहीं करते, जिसकी वजह से देखिए हमारे सियालकोट इज फेमस फॉर इट हैज इट्स ओन पिकुलर एटमॉस्फेरिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसकी अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, हर शहर की अपनी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो हम we need to link it to the national economy. Got your point, Colonel साहब. Thank you very much for joining me in the show. Colonel Abid Lateef साहब, बहुत शुक्रिया. नसरुल्लाह मलिक साहब, thank you very much. नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. It was a pleasure having all of you in the show. नाज़रीन, ultimately आने वाले दिनों के अंदर भी मैं आपको ये खुशखबरी बिल्कुल नहीं दे सकती कि सियासत एक ठहराव का शिकार होगी. आने वाले दिनों के अंदर भी उसी तरीके से बहरान और वबाली सूरत हाल होगी पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी, और अनफॉर्चुनेटली ऑन ग्राउंड सैलाबी जगहों पर भी यही सूरत हाल रहेगी, क्योंकि डेंगू और बहुत सारी और वबाई अमराज फैलती चली जा रही हैं. ये सियासत और ऑन ग्राउंड पाकिस्तानी दोनों जो है वो एक हिजान किसी कैफियत के अंदर जा रहे हैं. कौन संभाला देगा, ये सवाल है. अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता और आगे बढ़ता रहे और हर मुश्किलात से बड़े आराम से निकलता रहे. अल्लाह हाफ़िज़.